माँ और बेटी का राज भाग 1। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, दीदी एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो। क्या बात? उसने कहा, दीदी मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वह किस तरह के लोगों को बर्बाद होता हुआ देख खुश होते हैं। मैं घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारे? उसके बाद उसने जो कहा तो मैं तो सन रह गई। उसने कहा, दीदी आपकी इस हालात की जिम्मेदार आपकी माँ है। 10 साल बाद बाज कहकर पति ने तलाक दे दी। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज़ घर की सफाई करने जाती तो कहती, तुम्हारे नसीब तुम्हारे माँ ने फोड़े हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि यह कहती क्या है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया था। अंधेरा होने को था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर बाद बिजली के कड़क सुनाई देती है। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे प्रवीण की फिक्र होती कि वह अभी तक घर नहीं आए। काफ़ी रात हो गई। कुछ देर बाद प्रवीण घर आया तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान आई थी। डर के मारे मेरे आँखों से आंसू निकल आए थे। प्रवीण ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो? प्रवीण के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना मेरा को तो दिल बैठा जा रहा है। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी? प्रवीण ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, प्रवीण मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्रवीण ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफ़रत हो गई है। तुमने 10 साल की शादी में मुझे दिया ही क्या है? औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए, पर तुम एक औलाद न दे सकी। शादी के इतने साल तक मैं इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचेगी। पर अब बहुत हुआ। कब तक मैं यूं ही बेऔलाद रहूँगा? इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। मैं वहाँ तलाक के पेपर भेज दूँगा। प्रवीण की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई।
यह अचानक प्रवीण को हो क्या गया। मेरी आँखों से आंसू भर गई थी। मुझे प्रवीण नहीं, ऐसे जुल्म की सज़ा सुनाई थी जिससे मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं पूरी रात रोती रह गई और जब सुबह हुई तो मैं अपने कुछ ज़रूरी सामान पैकिंग करके और बिना कुछ किसी को कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। यह सब सोच विचार करते मैं अपने मायके पहुंच गई थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ है रेशमा, तुम इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा, नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। प्रवीण ने मुझे छोड़ दिया है। वह मुझे तलाक लेना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े थे। माँ किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ते हुए आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि उनका ख्याल करना होगा। हम दवा लेकर पापा को घर ले आए थे। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रेशमा, यह सब ऊपर वाले का करम है। तुम ठीक मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया। उस दिन से मैं और माँ पापा की सेवा करने में जीवन बिताने लगी थी। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ यह क्या हो गया। जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में सफाई करने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, दीदी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात? उसने कहा, दीदी, मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वह किस तरह के लोग को बर्बाद होता हुआ देखकर खुश होते हैं। मैं घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारे? उसने बाद में उसने जो कहा तो मैं तो सन्न रह गई। उसने कहा, दीदी,
आपकी इस हालात की जिम्मेदार आपकी माँ है। वह आपको इस हालात में देखकर बहुत खुश होती होगी। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने घबराकर, हाथ, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है। अभी वह मुझे कुछ बता देगी तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वह नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बात कर रही हो तो बाकी काम कौन करेगा? उठकर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, रेशमा, कविता से ज़्यादा बात मत किया करो। यह एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। ये लोगों के घर आधा अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर की बातों को फैलाती है। मैंने कहा, माँ, पर कविता तो शक्ल में ऐसी नहीं लगती ना। माँ ने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो। शक्ल से तो प्रवीण भी तुम्हें अच्छा लगता था ना? याद है तुम पर वे प्यार मैं कैसे पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की भी बात तुमने नहीं सुनी थी और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया था। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारे प्यार को उसने मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है, तो क्या वे अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? माँ की बात सुनकर तो मैं कांप गई। फिर वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिनों को याद करवा दिया था, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वह ज़माना याद आ गया जब मुझे प्रवीण से मोहब्बत हुई थी। मैं और प्रवीण एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज़ बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे थे। तब आगे बढ़कर प्रवीण ने मेरा साथ दिया था। वह मेरा क्लासमेट था। उसने न कहा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बादलों से गरजने से डरती है। और वह फिर मेरे मन को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी नहीं डरूं। प्रवीण ने उसे दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं उसके इस रवैया से बहुत खुश हुई थी कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं।
फिर यूं ही हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उसे दिन से प्रवीण मेरा बहुत ख्याल करने लगा था और यहाँ साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी थी। फिर एक दूसरे के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय भी कर दी थी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैं तुरंत प्रवीण के पास फ़ोन कर दिया। मैंने उसे बताया, पापा ने मेरी शादी कहीं कर दी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने हंसकर कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यह बात तुम कहीं नहीं पा रही थी हो। प्रवीण ने यह सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा, माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा, माँ, प्रवीण ने मुझे प्रपोज कर दिया है, इसलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ नहीं बल्कि प्रवीण से शादी करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरी इस बात पर माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा, तुम अपने आप की मर्जी के खिलाफ जाओगी? ऐसा भूल कर भी मत सोचना। माँ का यह रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो माँ ने उन्हें बताया। तब वह मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद क्यों कर रखा है? उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तान सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैं उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने प्रवीण से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए। मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद में मेरी और प्रवीण की शादी हो गई और मैं प्रवीण की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। प्रवीण और उनकी पूरी फैमिली
मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह लोग बहुत अच्छे लोग थे। हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं गुजर रही थी, पर शादी के 3 साल बाद भी जब यह कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, तुमने मुझे वह खुशी नहीं दी। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ लो। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ न बन सकी। बच्चे कभी मुझे अंदर ही अंदर खा जा रही थी। अब बड़े से बड़े खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने प्रवीण को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में पोते पोती की किलकारियाँ सुनाई दे। यह बात सुनकर मैं बहुत सन्न रह गई, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है। इसलिए ना चाहते हुए भी प्रवीण दूसरी शादी जरूर कर लेगा। पर मैंने देखा कि जब प्रवीण की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी, तो प्रवीण ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास से ज़्यादा जोर डाला तो प्रवीण ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उन्हें घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि माँ, प्रवीण मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी मैं उन्हें आलस्य नहीं दे पाई। उन्हें और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, पर वह मुझे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज़ किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया है, जहाँ हम बहुत सुकून से रहते हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पसंद बहुत अच्छी है। तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बात पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम पति पत्नी को देखकर लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रवीण का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती थी, शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ, जिसे प्रवीण जैसे पति मिले। पर अचानक ही प्रवीण के बर्ताव
में बदलाव आने लगा और उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दिया। उफ़, ये कौन से दिन मुझे याद आ गई थे। उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ को मुंह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई। अब मैं पहले जैसी रेशमा नहीं थी, जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसे बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर माँ ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खा अगले दिन जब घर में नौकरानी आई तो मुझे अकेले पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई। लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा, आपकी माँ नहीं बल्कि डायन है, जिन्होंने आपके साथ यह सब किया है और आप बेऔलाद रह गई और आपके पति ने आपको तलाक दे दी। अब मैं उससे कुछ पूछती थी, तभी माँ कमरे में आ गई और कविता से कहने लगी, चलो, बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। पर उसे दिन मैं कविता की बातों में उलझ गई थी कि आखिर यह सब क्या है। कविता बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वह सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वह तो मुझे खुश देखना चाहती है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ किया सब नहीं किया तो वो कविता को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती। ज़रूर कविता के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज है। मैं सोच लिया कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके ही रहूँगी। मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह निठाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई, उससे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभी मैं यहीं कह रही थी कि अचानक बहुत बेहोश हो गई। मैं जल्द से अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। इनके 3 वाल्व बंद हो गए हैं। उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैं तुरंत ऑपरेशन फॉर्म भर दिया।
पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पैसे लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे में पैसे लेने थे। मैं जल्दी से कमरे में गई और अलमारी खोली तो उसमें पैसे पड़े थे। साथ में एक डायरी भी थी। मैंने याद किया कि माँ एक डायरी लिखती थी, मगर जैसे ही मैं उसके पास जाती हूँ, डायरी छुपा लेती। आज मेरी माँ के पास वह डायरी थी और मजबूरी में मैं उसे खोल दिया। पहले पेज पर ही लिखा था, प्रहलाद ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह देखकर मेरा दिल झटक गया। मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्या लिखा है? कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर भी मैं रुखसत किया कि मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे पन्ने पढ़ते हुए जब मैं पढ़ती जा रही थी तो वह मेरे दिल को और भी दहलाने लगी। माँ ने लिखा था, मेरी शादी प्रहलाद से बहुत मजबूरी में हुई थी। हमें 6 बहनों थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे। 2 वक्त की रोटी भी हमें मिलनी मुश्किल से मिलती थी। इसलिए ना चाहते हुए मेरे घर वालों ने मेरी शादी प्रहलाद से करा दी, जो उम्र में मुझे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के पिता भी थे। प्रहलाद ने पहली रात मुझे अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैं रेशमा से नफ़रत करती हूँ, लेकिन पति की खुशी के खातिर मैंने उसका ख्याल रखना शुरू किया। प्रहलाद ने कहा कि उसने मुझे खुश देखने के लिए बच्ची को मेरे पास रखा था, लेकिन अपने दिमाग में भी काम किया। उनकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैं रेशमा को दिल से अपना लिया और सगी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी। एक दिन ऐसे ही गुजरने लगे और हम रेशमा की शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन प्रहलाद का एक दोस्त आया और उन्होंने हमें बताया कि प्रहलाद के द्वारा की गई छल कपट की वजह से हमारी संविधाता किसी भी रूप में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रेशमा ने मुझे बताया कि प्रहलाद ने उसकी ज़िंदगी में खिलवाड़ किया और उसे माँ बनने से रोकने के लिए उसने खाने में ऐसी दवा मिलाई जिससे वह माँ न बन सके। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच है? क्यों प्रहलाद ने वाकई रेशमा के साथ ऐसा किया? रेशमा की दवाई देने की वजह से उसकी माँ नहीं बन सका। मैं अपनी माँ के साथ यह सब कुछ छुपा क्या हुआ पाया था और अब यह सब सामने आ रहा था। मेरी माँ की डायरी में मेरी दुनिया को हिला दिया था। मैं जान लिया कि उन्होंने मेरे पति के
खुशी के लिए अपना सगी बेटी के साथ खिलवाड़ किया। कैसे रेशमा को माँ नहीं बनने दिया। मैंने उनके इस खूबसूरत सफ़र की कहानी को पढ़ते हुए आखिरकार एक माँ की भावनाओं को समझ गई थी और उनके साथ एक माँ के रूप में खड़ी होने का आज मैं गर्व महसूस कर रही थी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मन में आया कि प्रहलाद को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उस दिन से मुझे पता चल गया कि रेशमा ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया और इसलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो और मैं अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा भी था। जो लड़का बहुत शराबी था, पर रेशमा ने अपनी जिद में आकर उस लड़के से शादी की जिससे वह बहुत प्यार करती थी और वह लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि रेशमा अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। रेशमा ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर था। इसलिए जो नौकरानी रेशमा के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह से अपने घर में बुला लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए और नौकरानी की मदद से मैं वही गोली रेशमा के खाने में मिलाने को कहा, जिसे रेशमा कभी माँ न बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि रेशमा को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे। रेशमा को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वह तो उसका पहले से भी ज़्यादा साथ देता था और ख्याल करता था। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन प्रवीण को घर पर बुला लिया और रेशमा की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दिया और उसे बताया कि रेशमा ने शादी से पहले कई बार अपना अबॉर्शन करवाया है और वह जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ लेती है जिससे उसे बच्चा न हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से
उसकी खूबसूरती ढल जाएगी और जब भी यहाँ पर आती है तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं और इसलिए वह खूबसूरत होकर बरकरार रखना चाहती है ताकि उसे बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ करें और उस पर जान छिड़कें। मेरी बात सुनकर प्रवीण सन रह गया। प्रवीण ने कहा, पर यह बात आप मुझे क्यों बता रही हो? तो वो तो आपकी बेटी है। तो मैंने प्रवीण से कहा, बेटा, भले ही मैं रेशमा की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमने मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यह सब तुम्हें बताना पड़ता है ताकि तुम उसे समझ सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगा था और प्रवीण ने रेशमा को तलाक दे दी और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर ना जाने यह बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई कि भले ही मैं उसकी अपनी सगी बेटी की माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब जब रेशमा को देखती हूँ, मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैं बहुत गलत किया है। एक मर्द की सज़ा उसकी बेटी को दे दी। जी चाहता है कि मर जाऊं। रेशमा से भी माफ़ी नहीं मांग सकती थी। आगे देखा देखा तो डायरी में खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ़ किया और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते हुए मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी है। मैंने चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया और उसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने वह डायरी प्रवीण को दिखाई। प्रवीण तो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करते थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।